नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 27। ये सीरीज आने वाले सभी ए एंड जेई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज की हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सारी वीडियो को लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। इन क्वेश्चंस को हम लोग एकदम डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन सके। ओके, इस वीडियो के हम रखते हैं हम लोग 20 लैक्स का। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 453 ग्रेड ओपीसी सीमेंट द फाइनल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी मोर देन। देखिए, बात कर देते हैं किसकी, ओपीसी, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। चलो ठीक है, तो इसके दो सेटिंग टाइम होते हैं, एक इनिशियल सेटिंग टाइम और एक फाइनल सेटिंग टाइम। चलो पहले इनको समझ लेते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या है ना। तो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स को ध्यान से सुनना जरा। ओके, ये वो पॉइंट यहाँ पे हमने प्लस किया क्या, वाटर, है ना, ऐसे प्लस किया क्या, वाटर ऐड किया, ठीक है, वाटर ऐड किया। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जब तक वो प्लास्टिक स्टेट में होता है, किस में होता है, प्लास्टिक स्टेट में होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं पानी मिलाने से वो कंडीशन जब तक वो प्लास्टिक स्टेट में होता है, फाइनल सेटिंग, ओ सॉरी, इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। उसका इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद क्या होता है, वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करने लगता है, यानी प्लास्टिसिटी को लूज करने लगता है और यहाँ आके एकदम हार्डनिंग स्टार्ट कर देता है। हार्डनिंग क्या कर देता है, स्टार्ट करता है, यानी स्ट्रेंथ लेना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो पानी मिलाने से लेके वो टाइम जब तक वो अपनी पूरी प्लास्टिक स्टेट को खो दे या फिर हार्डनिंग स्टार्ट हो, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल सेटिंग टाइम। समझ में आ गया। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, पानी मिलाने से लेके तब तक की कंडीशन जब तक वो प्लास्टिक स्टेट में रहे उसको बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, पानी मिलाने से लेकर तब तक की कंडीशन जब अपनी प्लास्टिसिटी को एकदम ही लूज कर दे, यानी खो दे और हार्डनिंग जस्ट स्टार्ट हो, तो उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, है ना। तो ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर। अब एक बात समझ में आती है कि इन साइन को याद करने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है ना, तो इनका लॉजिक समझो कि अगर भाई 30 मिनट से कम होगा, 30 मिनट क्यों रखा, 30 मिनट से कम होगा तो हम उसको मिक्सिंग, प्लेसिंग, फिनिशिंग नहीं कर पाएंगे ना। तो इस वजह से बोला जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा, ज्यादा होगा तो चल जाएगा, क्योंकि 30 मिनट से मुझे 2-3 मिनट ज्यादा मिल गई तो मेरे को टाइम ज्यादा मिल गया उसको काम करने का, उस प्रोसेस को करने का, मिक्सिंग को, प्लेसिंग को, फिनिशिंग को करने में, ठीक है, ये बात तो ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि इनिशियल टाइम कम नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा होना चाहिए, इनडायरेक्टली मतलब ये। और दूसरी बात क्या है कि फाइनल सेटिंग टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो जल्दी वो फाइनली सेट हो। अगर वो फाइनल लेट सेट हो रहा है तो स्ट्रेंथ भी बहुत लेट देगा, क्योंकि रिएक्शन लेट हो रही है। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 घंटे से ज्यादा ना हो, कम हो, क्योंकि हमारा पर्पस क्या रहता है, हमको काम करना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम से मतलब रहता है बस कि ये थोड़ा ज्यादा हो, ये कम हो जाएगा, इधर आ जाएगा तब भी अपने को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ फिनिश हो गया ना, हमारा काम यहाँ फिनिश हो जाता है। तो इस वजह से जो फाइनल सेटिंग टाइम है हमारा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 10 घंटे से, जो भी फाइनल सेटिंग टाइम है अकॉर्डिंग टू सीमेंट, है ना। ये तो लॉजिक हो गया, कम ना होना ज़्यादा ना होना। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, 453 ग्रेड ओपीसी द फाइनल सेटिंग टाइम शेल नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं हो चाहिए, 10 घंटे से। या घंटे में दे रखा है, नहीं मिनट में दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 10 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 10 घंटे में होगी कितनी, 600 मिनट्स हो गई। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, अब बात आती है कि 53 ग्रेड। अब ग्रेड की बात कर लेते हैं कि सीमेंट के ग्रेड कितने होते हैं, ठीक है। पहले लिखता हूं मैं यहाँ ग्रेड। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं इसकी क्या कहते हैं, आईएस कोड। आईएस कोड पूछे जाते हैं, ग्रेड और इन आईएस कोड इंपॉर्टेंट है। एक होता है 33, एक होता है 43, एक होता है 53। ओके, तो ये 3 ग्रेड होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट के कितने ग्रेड होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सीमेंट के 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43 एंड 53। 33 जो ग्रेड है उसका आईएस कोड होता है 269। ओके, 43 का आईएस कोड होता है 8112। 53 का आईएस कोड होता है 12269।
ओके, तो ये सारे आईएस कोड भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारे आईएस कोड ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, हमारी टीम जो आपके लिए हार्ड वर्क कर रही है वो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों को कैसे फीडबैक पता चलता है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि कोई भी चीज़ वन वे नहीं होती है। अगर हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी टीम पूरी मेहनत करती है, तो अगर आपकी ओर से फीडबैक नहीं आएगा ना, आप कमेंट करते हैं कि लेक्चर में ये कमी है या फिर ये चीज़ ऐड कीजिए या अच्छा है उसको अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो हमको आपकी ओर से कोई फीडबैक नहीं आएगा ना, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो भी डाउन होता जाता है। क्योंकि टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का फीडबैक। अगर उसकी ओर से कोई फीडबैक नहीं आता तो टीचर भी डिले कर देता है चीज़ों को, वो भी डिमोटिवेट हो जाता है कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, क्वेश्चंस का आंसर करोगे, तो हमारी टीम इसको रेगुलर मॉनिटर करती रहती है। उसको भी लगता है कि हाँ, वीडियोस को, लेक्चर्स को और अच्छी क्वालिटी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। इसी का रीजन था कि जो सीरीज है मैंने बहुत टाइम पहले बंद कर दी थी। हाँ, क्योंकि टीम का बोलना ये था कि सर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता बच्चों की ओर से, अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं आता तो उस चीज़ को हम लोग स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तभी मैं इस बार कह रहा हूँ कि इस बार मैंने टीम से बोल के फिर से ये चीज़ इनिशिएट करवाई है कि इस बार हम लोग और बेहतर करेंगे, बच्चों की ओर से अच्छा फीडबैक लेके आएंगे। अगर आपकी ओर से फीडबैक नहीं आएगा तो टीम फिर से डिमोटिवेट हो जाएगी और फिर से ये सीरीज बंद करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको फ्रीली इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कीजिए, है ना। तभी मैं कहता हूँ लेक्चर को शेयर और कमेंट करते रहिए। अगर क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो कुछ कमी लग रही है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम लोग फॉलो करते हैं कि क्या कमी है उसी को पूरा करेंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल इज गिवन बाय। देखिए पहली बात कर देते हैं कि इफेक्टिव साइज क्या होता है। सब लोग जानते हैं इफेक्टिव साइज होता है D10। ओके, अब D10 में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि D10 का मतलब क्या है। D10 का मतलब क्या है कि 10%, ऐसे मैं लिख दूं ना 50-10 लिख दिया, यानी कि 50 mm की जो सीव है उससे 10% पार्टिकल क्या है, फाइनर है। 10% पार्टिकल क्या है, फाइनर है। इसका मतलब ये, अब आज का जो कंपटीशन का टाइम है ना, उसमें ऐसे टिपिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने देखे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए कि ये चीजें हो सकती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ 4 डायमेंशन इन एस्टिमेटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। देखिए अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की, है ना, एक्यूरेसी की, तो लेंथ के लिए, जिसको डायमेंशन भी बोल सकते हैं, 0.01 मीटर। ओके, एरिया के लिए कितना होता है, यहाँ लिखते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम के लिए कितना होता है, वॉल्यूम के लिए होता है 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन की बात कर दी, यानी लेंथ की बात कर दी है ना, कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन की, वो तो इनडायरेक्टली बात की लेंथ की। तो 0.01 मीटर का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो ये भी तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो 0.01 मीटर का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, पहला ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करवाते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड जो एडिशनल डाटा होता है, ये जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर मेन नोट्स में आप ऐड करना चाहते हो, तो वहां इनको ऐड कर लीजिए। वहां पे ये आपको +1 या फिर +2 नंबर जब आपके बढ़ते हैं ना, तो वहीं आपका सिलेक्शन दिलाता है, वहीं आपका क्या दिलाता है, सिलेक्शन दिलाता है बेटा। तो इनको शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड करते चाहिए या फिर मेन नोट्स में। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज शेप फॉर लाइन कैनाल। तो जो लाइन कैनाल होती है ऐसी होती है ना, ये हमको दिखती है ऐसे कि लाइन कैनाल ऐसे, ये तो मोस्ट इकोनॉमिकल शेप ऐसे ये टच करते हुए जाता है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल शेप जो होती है वो होती है ट्रेपेजॉइडल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मोस्ट इकोनॉमिकल शेप कौन सी होती है, ट्रेपेजॉइडल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेटेड पेरीमीटर ऑफ रिजिम चैनल। अब रिजिम चैनल क्या होता है, नॉन रिजिम चैनल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पेड कोर्सेज में कराते हैं एकदम डिटेल में, बारीकी से, है ना। तो फिलहाल हम लोग उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता है। चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमेक एज पर लेसिस थ्योरी। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, हाईलाइट करते हैं, वेटेड पैरामीटर यानी पी पूछा है,
ठीक है। किस चैनल के बारे में? रिजिम चैनल के बारे में। चलो ठीक है। क्या दे रखा है? डिस्चार्ज दे रखा है। कितना दे रखा है? 64 क्यूबिक। क्यू दे रखा है कितना? 64 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या पूछा है? आपका वेटेड पैरामीटर। हम लोग जानते हैं लेसी थ्योरी, इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ कि वेलोसिटी क्या होती है? क्यू स्क्वायर ए बाय 140 टू द पावर 1/6। ओके। और एक होता है सिल्ट फैक्टर। क्या होता है सिल्ट फैक्टर? वो क्या होता है? 1.76 अंडर डी डाया इन ऑफ पार्टिकल। ओके। और एक होता है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होती है आर इक्वल टू होता है 2.5 वी स्क्वायर बाय एफ। एक ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके। और एक होता है वेटेड पैरामीटर का होता है 4.75 अंडर में क्यूब, है ना। तो यहाँ पे हमको ये निकालना है पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.75 अंडर में क्यूब, है ना। 4.75 अंडर में क्यूब कितना है? 64 है। तो ये 4.75 ये 8 आएगा। आप इसको सिंपल कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। 4 इंटू 8 प्लस 3/4 इंटू 8 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 32 प्लस 4 2 तो 6 तो कितना आएगा? 38 मीटर। देखिए सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक, ये कितना सिंपली तरीके से सॉल्व करा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। कितना सिंपल कर दे चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशन से मैं कैलकुलेशन को भी इतना सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए जिससे आप लोग उसको सॉल्व कर पाए। ओके। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द सॉरी ए इज द राइट आंसर, है ना। ये आंसर हो गया और ये एडिशनल आपका क्या हो गया? डाटा हो गया। अब ये डाटा तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, है ना, कि इतना सारा डाटा याद करना होगा। बच्चे कहते हैं डाटा सर इतना ज़्यादा क्यों? देखो ANG एग्जाम, मैं क्या कह रहा हूँ, ANG एग्जाम ही है डाटा एग्जाम कह सकते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। और तभी मैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना डाटा मैं आपको दे सकता हूँ एज अ फ्री, मैं इतना जितना भी कर सकता हूँ अपनी ओर से वो मैं आपके लिए करता हूँ। तो इतना डाटा दे दीजिए सफिशियंट है आज के एग्जाम के लिए, इससे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो डाटा उसको नोट डाउन करते चलिए। तो आपने भले ही वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो टॉपिक नहीं पढ़ा, फ्यूचर में पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट, मान लीजिए इरिगेशन आपने नहीं पढ़ा, ठीक है चलो नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैं डाटा दे रहा हूँ उसको अभी के लिए तो नोट डाउन कर लो। मान लीजिए कल के लिए आप एग्जाम देने गए किसी के, वहाँ फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, तो आपको कम से कम याद तो होगा कि हाँ मैंने शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूला लिखा था, वहाँ पे क्यू दे रखा है, यहाँ पे तो अच्छा क्यू का स्क्वायर है, तो आप बोल दोगे कम से कम ये तो आंसर है, तो वहाँ एक नंबर जुड़ेगा तो सही आपके एग्जाम में। तो तभी मैं कहता हूँ अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तब भी इसको नोट करिए, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे तब इसको अपने प्रॉपर तरीके से लिखना, लेकिन फिलहाल नोट जरूर कीजिए इन चीज़ों को। तभी मैं इसको लिख रहा हूँ PDF फाइल, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सैंड ड्रेन्स आर यूज्ड इन सैचुरेटेड क्ले सॉइल टू। देखिए पहली बात है एक प्रॉपर्टी होती है परमेबिलिटी। चलो परमेबिलिटी के लिए आपका कौन सा है? लेमिनर फ्लो की बात होती है ना, लेमिनर फ्लो की बात होती है या फिर लेमिनर कंडीशन की। परमेबिलिटी नोट्स किससे करते हैं? के यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ग्रेवल की, उससे ज़्यादा सैंड की, उससे ज़्यादा सिल्ट की, सॉरी कम, उससे कम, सबसे कम की थी क्ले की, सबसे ज़्यादा ग्रेवल की, उससे कम सैंड की, उससे कम सिल्ट की, उससे कम क्ले की। ओके। परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी का मतलब है इंटरकनेक्टेड वर्ड्स के, इंटरकनेक्टेड वर्ड्स। ओके। तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड वर्ड्स से परमेबिलिटी का मतलब, अब इसको एक तरह से इससे लिंक कर सकते हैं कि ऐसे एक लाइन है ना, और भीड़ है ना, भीड़ है। अब इंटरकनेक्टेड का मतलब ऐसे भीड़ है और आपको ऐसे रास्ता मिल गया तो आप जल्दी जल्दी बक के चले जाओगे, है ना। अगर रास्ता नहीं मिला, ऐसे है तो रास्ता नहीं मिला, कोई ऐसे आड़ा तिरछा हो गया, कोई यहाँ अटक गया, कोई यहाँ अटक गया, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। तो उसी को बोलते हैं इंटरकनेक्ट, आपस में रास्ता होना चाहिए उसको पहुंचने तक। तो क्या है, टोटल जो वर्ड्स है ना, टोटल जो वर्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा किस में होते हैं बेटा? क्ले में सबसे ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन बात गौर से सुनना, इनमें इंटरकनेक्टिविटी क्या है? नहीं होती है। लेकिन वहीं ग्रेवल में टोटल वर्ड्स क्ले के कंपैरिजन में कम होते हैं, लेकिन ग्रेवल और सैंड में क्या होती है? इंटरकनेक्टिविटी होती है, तभी इनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, तभी इनमें से पानी जल्दी जल्दी एक्सपेल आउट होता जाता है ना। तो होता क्या है, जो क्ले है उसकी परमेबिलिटी क्या रहती है? सबसे कम रहती है, क्योंकि परमेबिलिटी कम रहती है। मान लो कोई मैंने घर कंस्ट्रक्शन करना है और ये फाउंडेशन में जो सॉइल है वो क्ले है मान लो, तो भाई ये इसका सेटलमेंट तो ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा होंगे तो सेटलमेंट ज़्यादा होगा। अब मैंने घर बना दिया यहाँ तक, है ना, उसके बाद मुझे पता चला कि घर का 10 के यहाँ तक आ गया,
है ना, कभी कभी घर धस जाते हैं, वो बहुत लंबी प्रोसेस चलती है अल्टीमेट सेटलमेंट में, 5-10 साल यानी कि 20-25 सालों में, डिपेंड करता है इंटर कनेक्टिविटी पे, कितना लोड आ रहा है, उस सब चीज़ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी देखा होगा हमने कि घर धस जाते हैं, वो ग्राउंड लेवल के इतना अंदर चले जाते हैं, तो उसका रीजन ही ये होता है कि जो पानी है वो निकलता रहता है क्ले से और सेटलमेंट होता रहता है। तो इसी को, अब ये चीज़ 10 साल बाद हो रही है, 20 साल बाद हो रही है, अब घर को फिर से हमको क्या छत को उठाना पड़ता है, रूफ को शिफ्ट करना पड़ता है। अब पूरा बना हुआ है 3-4 मंजिला तो फिर और दिक्कत आ जाती है, एक मंजिल में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो होता क्या है, इसी प्रोसेस को हम लोग खत्म तो नहीं कर सकते, इसी प्रोसेस को जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी तो नहीं, ज़्यादा खाली रास्ता मिल जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसी सॉइल देते हैं जिसकी परमेबिलिटी क्या हो, क्ले से ज़्यादा हो। तो अच्छी सबसे परमेबिलिटी किसकी है, अच्छी सबसे परमेबिलिटी किसी सॉइल की है, तो अच्छी परमेबिलिटी किसी ग्रेवल की एंड सैंड की। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की है, सैंड ट्रेन, क्योंकि हमने सैंड दे दिया, सैंड प्रोवाइड कर दी, ऐसे ये क्ले थी, क्ले के बीच में एक सैंड की लेयर दे दी, तो क्या होगा, इससे पानी जल्दी जल्दी, कम दूरी, कम टाइम लगेगा, ऐसे पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब यहाँ से यहीं चला जाएगा, तो जल्दी जल्दी क्या हो गया, पानी बाहर निकल जाएगा, और जल्दी पानी बाहर निकल जाएगा तो सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा। मतलब सेटलमेंट जल्दी होने का मतलब है कि हम लोग 1 या 2 महीने के लिए छोड़ दें तो सेटलमेंट अच्छा खासा हो जाएगा, है ना। यानी कि अल्टीमेटली लास्ट में घर बनाने से पहले हम उसका पहले से ही सेटलमेंट करवा देंगे सॉइल का। तो इसी वजह से सेंड्रेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको ऊपर से नीचे तक उधेड़ना अपने को, है ना, एक भी लॉजिक नहीं छूटना चाहिए, हाँ कि मुझसे क्वेश्चन फ्यूचर में गलत नहीं हो, तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ। ओके, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सैंड ड्रेन्स आर यूज इन सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन उसी कंडीशन में होता है जब पानी होगा, सब सॉइल क्या होती है कंसोलिडेशन कंडीशन में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है 1, ठीक है 2। तो सैंड ड्रेन्स आर यूज इन सैचुरेटेड क्ले सॉइल टू रिड्यूस सेटलमेंट ना, सेटलमेंट को तो रिड्यूस कर ही नहीं सकते ना, सेटलमेंट को रिड्यूस कर लेते तो फिर ये क्या बात थी ना, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है ना। बी एक्सलेट द कंसोलिडेशन, हाँ कंसोलिडेशन यानी कि पानी की जो बाहर निकलने की प्रोसेस है उसको एक्सलेट कर देते हैं, जल्दी जल्दी वो सेटल होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी बोल रहा है इंक्रीज द परमेबिलिटी, हाँ इसका आंसर परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर देते हैं ओवरऑल सॉइल की, ओवरऑल सॉइल की, ना कि क्ले की, ना कि क्ले की। डी बोल रहा है इंक्रीज पोर प्रेशर, तो पोर प्रेशर इंक्रीज ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे रिलेटेड ही नहीं है। तो जो बी है वो सी है, दोनों करेक्ट आंसर है, लेकिन मोस्ट जो कहते हैं एक्यूरेट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर वो है बी, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है मेरा, अल्टीमेट एम क्या है मेरा, कंसोलिडेशन को एक्सलेट करना। परमेबिलिटी तो मैं क्ले की इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन क्ले प्लस सैंड इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना, खाली क्ले की परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो इस वजह से आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, है ना, इस बात को गौर से समझना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉइल सैंपल है सिंगल लिमिट। देखिए अगर मैं सिंगल लिमिट बोलूँ, बच्चों को बहुत को कंफ्यूज होता है सिंगल लिमिट क्या है सर, है ना, तो कभी भी ध्यान रखना, अगर मैं जी कंसिस्टेंसी चार्ट बनाऊँ, ये वाला चार्ट अपना प्लास्टिसी, ओके, ये ऐसे होता है, ये सॉलिड स्टेट, ये सेमी सॉलिड स्टेट, ये प्लास्टिक स्टेट, यहाँ पे लिक्विड स्टेट। ओके, तो इसको बोलते हैं श्रिंकिंग लिमिट, यानी वो लिमिट जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से 1 होती है, इससे ऊपर जाके वो सुपर सैचुरेटेड होती है। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 ही रहती है ना। तो श्रिंकिंग लिमिट का मतलब है, अगर श्रिंकिंग लिमिट बोल दिया तो वहाँ समझ जाना, श्रिंकिंग लिमिट कहीं बोल दिया तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया भैया मेरे, 1 हो गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉइल सैंपल है श्रिंकिंग लिमिट ऑफ 1 ऑफ 6%, यानी कि वाटर कंटेंट कितना हो गया मेरा 6%, और एस आर की वैल्यू कितनी होगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की 1 है ना, 1 बोल रहा हूँ, परसेंटेज बोल रहा हूँ तो 100%, ठीक है, क्योंकि सब परसेंटेज में चल रहे हैं तो परसेंटेज में लिख लेते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ग्रेन्स यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना है, 2.6 है। द पोरोसिटी ऑफ सॉइल एट सिंगल लिमिट, अब क्या पूछ रहा है, पोरोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोरोसिटी पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग जानते हैं E डॉट एस इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी, तो यहाँ से लिख सकते हैं n अपॉन 1 माइनस n पोरोसिटी को, है ना, और इसमें s की वैल्यू 1 रहेगी, w की वैल्यू कितनी है, w की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 100, है ना, परसेंटेज से पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। g की वैल्यू कितनी है 2.6, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो ये 0 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 6 6 12 15, तो ये आएगा 0.156, यानी कि जो n और 1 माइनस n की वैल्यू आएगी 0.156 आएगी,
ठीक है। यहाँ से जब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आएगी 13.49%। ठीक है, तो जो लगभग अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड। तो हाइड्रोमीटर जो होता है हमारा किस टेम्परेचर पे कैलिब्रेट होता है, तो होता है एट द रेट 27 डिग्री सेल्सियस। ये भी कॉमन क्वेश्चन में पूछा जा चुका बहुत एग्जाम में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, है ना। इन द हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व, if the width of the highway is 10 meter and the outer edge is 40 centimeter higher with respect to inner edge, then super elevation is। देखिए पहली बात, सुपर एलिवेशन क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। क्या होता है, जब हम ऐसे किसी सर्कुलर पथ पे ऐसे मोशन कर रहे होते हैं तो हमको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर फेंकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर फेंकता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, अगर मैं ये रोड है ऐसे जा रहा हूँ तो ये मेरी इनर एज हो गई, ये मेरी आउटर एज, तो आउटर एज को उठा देते हैं, तो आउटर एज को उठा देते हैं, ये इनर एज हो गई, इसको ऐसे दिखाया, आउटर एज को ऐसे उठा देते हैं, तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन या फिर एलिवेशन जनरली। ठीक है, इसको कैंट भी बोलते हैं। ई बराबर होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है लेंथ लंब बटे आधार बेस एल बाई बी। ठीक है, तो बोल क्या रहा है 10 मीटर, ये विड्थ ही तो 10 मीटर हो गई, यानी ई बराबर क्या 10 मीटर, तो ये हो गई। अच्छा, कितना उठा दिया, कितनी हाइट तक उठा दी तो है, तो आउटर एज 40 सेंटीमीटर उठा दिया, कितना उठा दिया 40 सेंटीमीटर उठा दिया। तो ई को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 40 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में लिख दूंगा तो 100 मीटर। ठीक है, तो जीरो से जीरो आएगी, तो एक तो 1/25 आएगा, 1/25 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अच्छा चलो, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि सुपर एलिवेशन ये होता है वगैरह वगैरह, ये आ गया। अब देखो सुपर एलिवेशन की वैल्यू। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कंडीशन, ठीक है, और सुपर एलिवेशन की वैल्यू। अगर प्लेन एंड रूलिंग कंडीशन की बात करते, प्लेन एंड रूलिंग रीजन की बात करते, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 7%। ठीक है, हिली रीजन की बात कर दे, हिली रीजन की बात कर दे, तो उस कंडीशन में होती है कितनी, 10%। अच्छा, अगर सर अर्बन की बात कर दे, अर्बन एरिया के केस में, तो उस केस में होती है 4%। तो ये हो गया क्वेश्चन प्लस एडिशनल डाटा, मजे आ गए, है ना। तो सारी चीजें स्मूथली चलेगी, बस आप फीडबैक अच्छा देते रहिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन थियोडोलाइट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक और बात है क्या, बच्चे क्या, जो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ आप लोगों को करने के लिए, उसका कमेंट नहीं करते। मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट करता हूँ उसको, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पे तो फिलहाल अकाउंट को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाँ उस पर भी पोस्ट होते थे पहले, लेकिन टेलीग्राम में बच्चे एक्टिव रहते हैं, कुछ ही बच्चे एक्टिव रहते हैं, है ना, 50%। लेकिन आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को तभी सॉल्व करना है, क्योंकि जब कल के लिए छोड़ देते हैं ना चीज़ें, जब क्वेश्चंस को कल के लिए छोड़ देते हैं तो सक्सेस भी आपकी कल के लिए ही टल जाती है। जैसे कि है ना, आपने बोला कि आज नहीं मैं कल करूंगा इस क्वेश्चन को, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, तो सक्सेस भी क्या होती है, सक्सेस भी यहाँ होती है। आपने इसको यहाँ जम कर दिया, काम को टाल दिया, सक्सेस ने भी क्या कर दिया, उस आप टाल दिया, आपने क्या काम के साथ किसको टाल दिया, सक्सेस को भी टाल दिया। आपने कहा मैं कल कर लूंगा इसको क्वेश्चन को, अभी तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कमेंट करके क्या करूंगा, है ना, अभी सॉल्व करके क्या करूंगा। तो सक्सेस भी नहीं कहा कि अभी नहीं मैं बाद में आऊंगी, आज आके करूंगी क्या। तो सक्सेस का भी रिलेशन बेटा इसी तरह है कि आपको जब मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखो, है ना, डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। जब मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे दिया, इसका मतलब है आपको वो तभी सॉल्व करना है, और कमेंट में आपको आंसर बताना है। मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ कि बेटा इसका आंसर ये नहीं है ना, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देता हूँ कि इसका आंसर ये नहीं ये है। जो लोग सही आंसर करते हैं मैं उनके कमेंट्स को लाइक भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी। अगर मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया तो उसको सॉल्व करो और उसी दिन कमेंट करो, है ना। जिसका गलत होगा आपस में डिस्कस करो, भाई इसका आंसर ऐसे कैसे, कमेंट बॉक्स में मैं अलाउ करता हूँ आप लोगों को डिस्कस करने के लिए। तो ये चीज़ ना करें, तभी आपकी सक्सेस डिले होती जाएगी, और आप लोगों को देखना है कि आपको करना क्या है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, इन थियोडोलाइट्स, ठीक है, थियोडोलाइट्स हो गया, थियोडोलाइट का मतलब है इन थियोडोलाइट, ओके, ऐसे नहीं आएगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन इंडिकेट्स। अब हम लोग जानते हैं कि थियोडोलाइट को वर्टिकल प्लेन में ऐसे घुमाते हैं, है ना, ऐसे थियोडोलाइट है, इसको ऐसे घुमाएंगे वर्टिकल प्लेन में, तो किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो ध्यान रखना किस प्लेन में घुमा रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, तो किस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे भाई, हॉरिजॉन्टल के।
हॉरिजॉन्टल, तो आंसर हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी किसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हो। तो ध्यान रखना, एक चीज होती है एक्सिस, दूसरा होता है प्लेन। ठीक है, अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो प्लेन वर्टिकल होगा, एक्सिस वर्टिकल है तो प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा। ये बात तो क्लियर है ना। तो एक्सिस वर्टिकल है तो प्लेन हॉरिजॉन्टल होना था, कंफर्म था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अब एक और बात आती है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ट्रूनियन एक्सिस, है ना बेटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ट्रूनियन एक्सिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, है ना। और थियोडोलाइट ध्यान रखना बेटा कि थियोडोलाइट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका क्लैंप्स के रिलेटेड, कि अपर क्लैंप या लोअर क्लैंप। मैंने क्वेश्चन कराया, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था मैंने, कि हॉरिजॉन्टल एंगल जो है चेंज ना हो वर्नियर्स का। तो अगर आपने थियोडोलाइट कभी प्रैक्टिकली चलाया होगा, क्योंकि मैंने तो बच्चों को बहुत सिखाया है, अगर आपने थियोडोलाइट कभी प्रैक्टिकल चलाया होगा तभी आपके उन क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने नहीं चलाया तो उन क्वेश्चंस को आप रट लीजिए या फिर किसी न किसी तरह समझ लीजिए, क्योंकि थियोडोलाइट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर्वे, और उसको अगर आपने चलाया हुआ तभी उस क्वेश्चन का आंसर, आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर दोगे थियोडोलाइट की ज़्यादातर का, है ना, क्योंकि आपने वो चीज़ चला रखी है, प्रैक्टिकल है। तो अगर नहीं चलाई है तो वो लोग उन क्वेश्चंस को रट लें, मैं यही सीधी बात कह रहा हूँ, रट लें, क्योंकि यही एग्जाम में सिलेक्शन डाटा पे होता है, कितना डाटा आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पिछली वीडियो का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम एरर ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन इन mm। तो हम लोग जानते हैं कि एरर ऑन ड्राइंग शीट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना होता है, 0.25 mm। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है 1/4 mm, तो इसका भी मतलब यही रहेगा, है ना। ऐसे भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। तो यह क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। और उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल डाटा होता है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कहाँ दिलवाता है, कोई भी आपने क्वेश्चन किया, चलो क्वेश्चन कर लिया, उससे रिलेटेड जो एडिशनल डाटा है वो आपको याद रखोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन करा चल दिए फिर आगे बढ़ती ना। उससे रिलेटेड जितना भी डाटा आप लोग याद कर सकते हैं, मैं नहीं कहूँ 100%, अरे 10% तो ऐड करोगे, 10% तो ऐड करोगे इन्फॉर्मेशन, एक दो क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ना आपके। तो ऐसे आप लोग करो, क्वेश्चन का आंसर करो, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एडिशनल डाटा है वो भी आप कमेंट करो। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है दिल से तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, लेक्चर को शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि लेक्चर को जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना जितना ज़्यादा फीडबैक मिलेगा, उतना ज़्यादा हम लोग क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली अपलोड कर पाएंगे। नहीं तो पहले की तरह डिले हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं आप लोगों के लिए, कि अल्टीमेटली जो लॉस है स्टूडेंट का होता है, और टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट का लॉस नहीं चाहता है। ओके, तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्त का शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।